Assalamu alaikum. I'm your own Mazhar Ali and wish you all a very warm welcome to this beautiful session of Mazhar Ali Lectures. बात चल रही है रिप्रोडक्शन की और रिप्रोडक्शन में हमने बहुत सारी बातें कर ली हैं अब तक, ठीक है। हमने ये देख लिया है कि रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई भी इंडिविजुअल अपने जैसे ही इंडिविजुअल को बनाता है, इस प्रोसेस को रिप्रोडक्शन कहते हैं। रिप्रोडक्शन अपने इंडिविजुअल के अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वो जिंदा रहेगा अगर रिप्रोडक्शन नहीं करेगा, लेकिन कंटिन्यूटी ऑफ द रेस यानी उसकी नस्ल की जो कंटिन्यूटी है और लाइफ की जो कंटिन्यूटी है वो रुक जाएगी अगर रिप्रोडक्शन का प्रोसेस नहीं होगा। मैंने आपको बताया रिप्रोडक्शन की दो टाइप है टिपिकल। वी हैव असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वी हैव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ इंडिविजुअल इंडल्ज इनटू द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। अगर एक पर्सन या एक इंडिविजुअल इन्वॉल्व है तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दो इंडिविजुअल इन्वॉल्व है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फायदे हैं, इसमें नंबर ऑफ इंडिविजुअल जल्दी आते हैं, नंबर ऑफ इंडिविजुअल ज्यादा आते हैं और एनर्जी भी कम खर्च होता है, कम खर्च होती है। लेकिन नुकसान डिसएडवांटेज ये है कि इसमें कोई वेरिएशंस नहीं होती, कोई डिफरेंसेस नहीं होते, और अगर वेरिएशंस नहीं होंगी, डिफरेंसेस नहीं होंगे, फर्क नहीं होंगे तो वेरिएशन नहीं होगी, ठीक है। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है यहाँ पर नंबर ऑफ इंडिविजुअल कम आते हैं, बहुत ज्यादा टाइम भी लगता है, खर्चा भी होता है, मैटिंग पार्टनर को ढूंढना पड़ता है, सिलेक्ट करना पड़ता है, बहुत सारे प्रोसेस हैं, लेकिन उसके फायदे हैं। फायदा ये है कि वेरिएशन होंगी और वेरिएशन होंगी तो वेरिएशन प्रोवाइड करती है रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन। ये यहां तक हमने बात कर ली थी। अच्छा, उसके बाद हमने स्टार्ट की थी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ बैक्टीरिया, इन केस ऑफ प्रोटिस्ट एंड इन केस ऑफ फंजाई, ठीक है। या डिफरेंट जो एनिमल्स है उनमें डिस्कस करेंगे। ये जो हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहला जो तरीका लिखा था वो पहला तरीका है फिजन का। फिजन एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना साइटोप्लाज्म ब्रेक कर दे। अब वो दो पीसेस भी हो सकते हैं या दो से ज्यादा पीसेस भी हो सकते हैं। अगर फिजन के रिजल्ट में न्यूक्लियस के दो हिस्से हुए हैं तो उसमें क्या कहेंगे, चला उस फिजन को क्या कहा जाएगा, बाइनरी फिजन। और अगर दो से ज्यादा ऐसे हुए तो मल्टीपल फिजन, मल्टीपल फिजन कहा जाएगा। अच्छा, मैंने आपको थिन लाइन डिफरेंस में समझाया था बिटवीन फ्यूजन एंड फ्रेगमेंटेशन। फ्यूजन का मतलब क्या था, आप बता सकते हैं? फ्यूजन में क्या ब्रेक होगा, न्यूक्लियस, और फ्रेगमेंटेशन में क्या होगा, इंडिविजुअल पूरा ब्रेक हो जाएगा, जो कि हमने स्पंज के केस में देखा था। मैंने आपको बडिंग बडिंग समझाई थी। बडिंग एक ऐसा तरीका है जिसमें स्मॉलर सी आउट ग्रो करती है, वो आउट ग्रो करती रहती है। जब उसका रेट बढ़ जाता है तो इनिशियल में वो सेपरेट हो जाएगी पेरेंट बॉडी से और इंडिपेंडेंटली अपनी लाइफ जो कंटिन्यू करेगी। इस प्रोसेस को बडिंग कहा जाता है, ठीक है। तो हमने फ्यूजन देख लिया था, फ्रेगमेंटेशन देख लिया था, बडिंग देख लिया था। मैंने लास्ट में आपको स्पोर्स भी बता दिए थे। स्पोर्स जो है दे आर द रिजल्ट ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए जो सेल्स फॉर्म होते हैं, हैप्लॉइड सेल्स, इन्हें हम स्पोर्स कहते हैं। स्पोर्स मेनली कैरेक्टरिस्टिक होती है एल्गी की, उसके अलावा फंजाई भी स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, बैक्टीरिया एंडोस्पोर वगैरह प्रोड्यूस करते हैं, और प्लांट भी स्पोर प्रोड्यूस करते हैं। ये जो स्पोर्स हैं ये प्रोड्यूस होंगे, लेकिन उसके बाद ट्रांसफॉर्म होंगे, ठीक है, प्लेस ढूंढेंगे, वहां जर्मिनेट करके ग्रो करके और जो है कि नया इंडिविजुअल बनाएंगे। ये बातें हमने कर ली थी। आज लेक्चर में वेजिटेटिव प्रोपगेशन देखेंगे, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, और किस तरीके से इसको किया जाता है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक दैट इज व्हाट्स कॉल्ड टिश्यू कल्चर देखने वाले हैं। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन सबसे पहले तो आपको याद रखना है, प्लांट जो है ना, प्लांट के होते हैं दो टाइप के ऑर्गन। पता है कौन कौन से ऑर्गन होते हैं प्लांट के? प्लांट बॉडी के दो तरह के ऑर्गन होते हैं, एक होते हैं वेजिटेटिव ऑर्गन्स, नो, दूसरे होते हैं रिप्रोडक्टिव, ठीक है, रिप्रोडक्टिव। वेजिटेटिव ऑर्गन वो होंगे जो कि हर वो प्रोसेस कर रहे होंगे सिवाय रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन जो है ना उसको छोड़ के हर काम कर रहे होंगे ये वेजिटेटिव पार्ट्स। इनके अंदर इस्तेमाल होता है स्टेम का, रूट का, लीव्स का। वेरी गुड, आपको पता है स्टेम जो है ये प्लांट को अपराइट खड़े होने में हेल्प करती है, और जो रूट है एनकरेजमेंट करने में और मिनरल के एब्जॉर्प्शन में हेल्प कर रही होती है। जो लीफ है वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो इनसे किसी ने भी क्या रिप्रोडक्टिव का प्रोडक्शन का प्रोसेस परफॉर्म किया, तो इस पार्ट को हम वेजिटेटिव पार्ट कहते हैं। हम आर यू क्लियर, ठीक है। रिप्रोडक्टिव पार्ट ऐसे का, वेरी गुड, फ्लावर, ऐसे काम के पार्ट जो कि रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व हो उन्हें हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट। फ्लावर में इन्वॉल्व होता है, लेकिन अगर हम वेजिटेटिव पार्ट में से रूट या लीफ में से कोई पार्ट यूज करके अगर रिप्रोडक्शन परफॉर्म करवा रहे हैं, अगर प्लांट ग्रो करवा रहे हैं, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द वेजिटेटिव प्रोपगेशन दैट वी हैव। इससे वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहा जाता है।
कि प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट को यूज करते हुए नए नए प्लांट ग्रो करवाना, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द वेजिटेटिव प्रोपगेशन। कितनी बातें आ रही है आपके समझ में? ठीक है, हमें बताएंगे अली, अली प्लांट के कितने पार्ट होते हैं बेटा? कौन कौन से? वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव। वेजिटेटिव पार्ट कौन कौन से हैं? स्टेम, रूट और लीफ। और रिप्रोडक्टिव फ्लावर। वेजिटेटिव पार्ट का हमका काम क्या होता है नॉर्मली? जी, ग्रो करवाने में, सपोर्ट देने में, यानी रिप्रोडक्शन को छोड़ के हर प्रोसेस कर रहे होते हैं। और अलीशर, रिप्रोडक्टिव पार्ट का काम क्या होता है? जी, रिप्रोडक्शन करवाना। फ्लावर जो है रिप्रोडक्शन करवाना। ठीक है, एक ही बात है आपको समझ में। जब कभी हम इन तीनों में से कोई स्ट्रक्चर यूज करके अगर प्लांट ग्रो करवा रहे हैं तो उस प्रोसेस को वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहा जाता है। तो वही आपके लिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि इट इज अ वे in which we can propagate. Propagate का मतलब होता है फैलाना, प्लांट को फैलाना। The plant by using its vegetative parts, which could be root, which could be stem, which could be leaf. ठीक है, इसे प्रोसेस को वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। अब वेजिटेटिव प्रोपगेशन के दो तरीके हैं, एक होता है आर्टिफिशियल, एक होता है नेचुरल। आर्टिफिशियल नाम ही मैंने सुना है ऐसे टाइप का वेजिटेटिव प्रोपगेशन जिसमें ह्यूमन इंटरवेंशन हो। हम खुद से हम खुद से वो पार्ट लगाएं, ठीक है, कोई भी पार्ट लेकर के उसको लगाएं, उसका ख्याल रखें, टाइम पर न्यूट्रिएंट दें, वाटर दें, सनलाइट का ख्याल रखें, रोजाना रोजाना की बेस पर उसकी आफ्टर केयर की जाए। ठीक है, इतने सारे एफर्ट, इतनी सारी जो है हमारी इंटरवेंशन जब इन्वॉल्व होगी तो ऐसे काइंड की प्रोपगेशन को आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहा जाता है। और अगर ऐसी काइंड की प्रोपगेशन हो जिसमें हमने सिर्फ रूट स्टेम और लीफ लिया और बिल्कुल सुस्तों की तरह उसको लगा के छोड़ दिया, अब हम भूल गए, अब भूल गए, अब ये खुद ही ग्रो करेगा, हमने इसे छोड़ दिया, ऐसी काइंड की प्रोपगेशन को नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। तो हमसे अगर ह्यूमन इंटरवेंशन ज्यादा है तो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, अगर ह्यूमन इंटरवेंशन कम से कम है तो नेचुरल। यहाँ तक बातें आई है में, तो पहला पॉइंट यही लिखा है आपके लिए कि जी ह्यूमन इंटरवेंशन, ठीक है, लेस इंटरवेंशन होगी, सिर्फ आपने लीफ लिया, स्टेम लिया या रूट लिया, उसको लगा दिया, छोड़ के भूल गए, उसके ज्यादा इंटरवेंशन नहीं होगी। अच्छा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आप सिंगल सेल भी यूज कर सकते हैं, प्लांट बॉडी का भी यूज। आपने यहाँ से सिंगल सेल लिया और इसकी मदद से भी आप पूरे का पूरा प्लांट ग्रो करवा सकते हैं। ठीक है जी, लेकिन उसमें बहुत सारे प्रोसेस इन्वॉल्व होंगे। वो कौन से प्रोसेस है वो हम टिश्यू कल्चर में देखने वाले हैं। वो आप सेल लोगे लेबोरेटरी के अंदर, उसमें से मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर ग्रो करोगे, ठीक है, फिर उस मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर जो है जिससे हम केलस कहते हैं, केलस की बात हमने भूल भी की थी, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ एनीथिंग इज व्हाट इज कॉल्ड द केलस, उसे केलस कहते हैं। केलस के लेवल पर आपके पास ये अपॉर्चुनिटी होती है, ये मौका होता है, केलस का हर हर सेल आप अलग करके नया नया प्लांट ग्रो करवा लें, माइक्रो प्रोपगेशन कहते हैं, देखते हैं उनको डिटेल से हम। उसके बाद हर सेल से आप नया इंडिविजुअल ग्रो करवाएंगे, लेकिन इसमें बहुत सारे एफर्ट लगते हैं, रूट स्टेम तक के स्टेजेस जो है आपको लेबोरेटरी में करने पड़ेंगे। उसके बाद उसको ट्रांसफर करोगे किसी सेफ सॉइल में या किसी सेफ पॉट में। ठीक है, तो एक सेल को भी लेकर के मेरे बताने का मकसद ये है कि आप ये प्रोसेस परफॉर्म करवा सकते हो। कौन सा वाला? कौन सा वाला? आर्टिफिशियल वाला। वेरी गुड। अच्छा, नेचुरल जो है ना, नेचुरल, इसमें मेजर ऑर्गन लिए जाते हैं, जैसे कि रूट, रूट लोगे, स्टेम लोगे, राइजोइड लोगे, रनर, सकर, स्टोलिन, ट्यूबर, लीफ, सारी चीजें आप यूज कर सकते हो कुछ भी उनमें से। अच्छा, यही बात है, इसमें श्योरिटी ज्यादा होती है, पक्का होता है आपको कि आपका प्लांट ग्रो करेगा एनी हाउ, लेकिन इसमें आप श्योरिटी नहीं दे सकते। नेचुरल वाले में हो सकता है आपने जो प्लांट लगाया ज्यादा हवा चल गई वो टूट गया, हो सकता है आपने जो पौधा लगाया उसको कोई जानवर खा गया, जल गया वो, ठीक है, या किसी ने बाइक वगैरह चढ़ा दी उसके ऊपर डालने, या आप चढ़ गए उसके ऊपर, तो मतलब इसमें श्योरिटी नहीं होती, लेकिन इसमें श्योरिटी है, इसमें आप इस बात का पक्का दोगे कि भाई प्लांट आपका ग्रो करेगा। ठीक है, अच्छा, इसमें वेरी मच आफ्टर केयर, ख्याल बहुत ज्यादा रखा जाता है रेगुलर बेस पर, जहाँ पर बहुत ही कम आफ्टर केयर होती है। एक बार आपने लगा दिया, हाँ, अगर दिल चाहेगा आफ्टर डेढ़ के बाद पानी वगैरह दे देंगे, अगर कोई फर्टिलाइजर वगैरह चाहिए होगा तो दे देंगे, अदरवाइज ना भी दे तो भी वो बेचारा ग्रो कर जाएगा। आ रही है बात समझ में? ठीक है, अच्छा, अब किस किस तरीके से ये आर्टिफिशियल प्रोपगेशन और नेचुरल प्रोपगेशन की जाती है वो हम देखते हैं। सबसे पहले नेचुरल को लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि नेचुरल प्रोपगेशन जो है, नेचुरल प्रोपगेशन को करवाने के लिए आप रूट, स्टेम, लीफ कुछ भी ले सकते हो। पहले हम लीफ लेते हैं। एक प्लांट होता है जिसका लीफ यूज करके हम पूरे का पूरा प्लांट यहाँ पे ग्रो करवा रहे हैं। ये ट्री बनाया गया है लीफ के ऊपर, ये ट्री नहीं होगा, लेकिन ये आपको ये बता रहा है कि लीफ से आप पूरा ट्री बना सकते हो।
ठीक है। जब कभी भी आप रूट, स्टेम और लीफ को लेकर के और प्लांट बना रहे होंगे तो ऐसे काइंड ऑफ प्रोपगेशन को हम क्या कहेंगे, नेचुरल या आर्टिफिशियल? नेचुरल, ठीक है, नेचुरल, ठीक है। अच्छा, इसमें एग्जांपल आपको याद रखनी है ब्रायोफाइलम, ये एग्जांपल पूछी जाती है क्वेश्चंस में, ब्रायोफाइलम आपको याद रखना है, टिप्स में होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे मैंने लीफ लिया है, आप स्टेम की मदद से भी, स्टेम का टुकड़ा लेकर भी पूरा का पूरा जो है वो प्लांट ग्रो करवा सकते हो, ठीक है। क्योंकि आपने स्टेम इसके अंदर ली है, एक बार में लगा के आप छोड़ के भूल के चले गए तो ये किसी प्रोपगेशन होगी, नेचुरल, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन है, वेरी गुड। इसके अलावा रूट भी ले सकते हैं हम, ठीक है, रूट को लेकर के सॉन कर देंगे और कुछ टाइम के बाद वो ग्रो कर जाएगा इंडिविजुअल, तो वो भी नेचुरल होगा। अब आर्टिफिशियल समझते हैं। आर्टिफिशियल आपने नाम सुना है, कटिंग, कटिंग नाम सुना है, ठीक है, कटिंग। कटिंग में क्या किया जाता है कि कुछ प्लांट होते हैं ना, उनके छोटे से पार्ट को यूज करके हम लगाते हैं जमीन के अंदर, ठीक है, और कुछ टाइम के बाद वो ग्रो कर जाता है टू न्यू इंडिविजुअल, ठीक है, ये कटिंग। दूसरा है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग का मतलब क्या होगा, ग्राफ्टिंग में आप एक प्लांट की स्टेम दूसरे प्लांट की स्टेम के साथ कंबाइन कर दोगे, गिविंग प्लांट की स्टेम को किसी दूसरे प्लांट की स्टेम के साथ कंबाइन कर दोगे इस तरीके से, और कुछ टाइम के बाद आपका न्यू प्लांट ग्रो कर जाएगा, ठीक है। ऐसा आपने क्यों किया, देखें, आपने देखा कि ये जो प्लांट है ना, ये वाला से फॉर एग्जांपल ये मैंगो का है, और ये वाला जो है ना, ये जपोटा यानी चीकू का है, जपोटा, जपोटा चीकू का। अब आपने देखा जो चीकू का प्लांट है ना, उसकी रूट्स बड़ी मजबूत हैं, अच्छे से वाटर कंडक्ट होता है, अच्छे से मिनरल कंडक्ट होते हैं। एग्जाम्पल दे रहा हूं, मैंगो में इतनी अच्छी रूट्स नहीं है, तो आप, और मैंगो का फ्रूट आपको पसंद है, ठीक है, तो आप चाह रहे हो फ्रूट मेरे पास मैंगो के आए, लेकिन रूट्स मुझे जो है वो जपोटा वाली यानी चीकू वाली मिले, तो आप क्या हरकत करोगे, आप जो चीकू वाला प्लांट है उसको करोगे कट, आप लाओगे मैंगो वाले की स्टेम, मैंगो वाले की स्टेम लगा दोगे चीकू वाले की स्टेम में, ठीक है। रूट किसकी होंगी, चीकू की, स्टेम किसकी होगी, मैंगो, फ्रूट किसका होगा, मैंगो का, ठीक है। तो इस तरीके से ये ग्राफ्टिंग है, ठीक है। अच्छा, ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना, ऊपर वाला, इसे साइकोन कहा जाता है और इसे शूट कहा जाता है। तो यहाँ पर साइकोन शूट रिलेशनशिप डेवलप करता है, यहाँ पर साइकोन शूट रिलेशनशिप डेवलप करता है। आ रही है बात समझ में, यहाँ तक कोई सवाल, कोई बात जो आपको ना समझ में आई हो, ठीक है। ये हमने तरीके पढ़े हैं नेचुरल प्रोपगेशन के, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के। टिश्यू कल्चर जल्दी से समझा लें, जल्दी से समझा लें, इसको रिमूव करते हैं। अच्छा, टिश्यू कल्चर समझते हैं। टिश्यू कल्चर एक तरीका है जिसमें हम किसी गिविंग इंडिविजुअल को एक सिंगल सेल से ग्रो करते हैं। सबसे पहले आपको सिलेक्शन करनी होगी एक्सप्लांट, सबसे पहले आपके पास प्लांट का किसी भी हिस्से में से आप सेल ले लेंगे, चाहे फिर वो लीफ हो, चाहे स्टेम हो, चाहे रूट हो, उसमें से आप एक सिंगल सेल ले लेंगे, ठीक है। ये जो सेल आपने सिलेक्ट किया है ना, इसे एक्सप्लांट कहा जाएगा, प्लांट का टुकड़ा, निकाला हुआ टुकड़ा एक्सप्लांट कहलाता है, ठीक है। एक्सप्लांट आपने ले लिया, इसको आप पेट्री डिश के अंदर, लेबोरेटरी के अंदर, इसमें से आप मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर डेवलप करवाओगे, और वो मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है ना, उसने कुछ भी नहीं बनाया हुआ होगा, ना इसमें आपको रूट समझ में आ रही होगी, ना आपको समझ में आ रहा होगा कि कौन सी लीफ है या कौन सी स्टेम है। ऐसा अनडिफरेंशिएट मास ऑफ सेल जिसमें आप कोई भी डिस्टिंक्शन ना कर पाओ, उसे हम कैलस कहते हैं। तो पहले हमने क्या सिलेक्ट किया, एक्सप्लांट, उसके बाद क्या ग्रो किया, कैलस, ठीक है। अच्छा, अब इस कैलस पर आपके पास ये चांस होता है, से फॉर एग्जांपल इसमें 50 सेल्स हैं, 50, तो आप 50 के 50 सेल्स को सेपरेट करके और उनसे नया नया प्लांट ग्रो करवा सकते हो। देखो तरीका काम का है ना, एक सेल लिया था, उससे 50 बना लिए, और एक ही बार में 50 प्लांट ग्रो करवा दोगे आप, तो फायदेमंद है ना चीज। मैं 50 कह रहा हूँ, 50 से ज्यादा सेल होंगे, हजारों की तादाद में सेल होंगे, और हजारों की तादाद में प्लांट बना दिया जाता है। जब कभी माइक्रोस्कोपिक लेवल पर आप चीजों को फैला रहे होते हो, जब कभी आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पर आप चीजों को फैला रहे होते हो ना, तो उस प्रोसेस को माइक्रो प्रोपगेशन कहते हैं, उस प्रोसेस को माइक्रो प्रोपगेशन कहते हैं। सबसे पहले क्या था, सिलेक्शन ऑफ एक्सप्लांट, वो छोटा सा टुकड़ा जिससे आप प्लांट ग्रो करवाओगे। देन हमारे पास क्या था, डेवलपमेंट ऑफ कैलस, देन माइक्रो प्रोपगेशन। उसके बाद अब ये जो आपने सिंगल सेल लिया है, ये बड़े बड़े प्लांट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ये बड़े बड़े प्लांट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और अब आप मुझे बताओ कि यहाँ पे हमने कहाँ से पार्ट यूज किया है, कौन सा पार्ट यूज किया है यहाँ से, यहाँ पे जो हमने ये सेल लिया, ये कहाँ से लिया है जी, लीफ में से। अच्छा, ये जो प्लांट है ना, प्लांट या कोई भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी के दो पार्ट होते हैं, दो पार्ट, ये आखिरी टर्म समझो, उसके बाद वाइंड अप करते हैं। दो पार्ट होते हैं, एक होता है सोमेटोप्लाज्म, ठीक है, सोमेटोप्लाज्म, और होता है जर्म प्लाज्म, ठीक है।
सोमेटोप्लाज्म का मतलब रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को छोड़ करके जितना भी साइटोप्लाज्म है ना वो सोमेटोप्लाज्म है, और रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के अंदर जो साइटोप्लाज्म है ना वो जर्म प्लाज्म है। हमारे केस में सारी बॉडी के सेल्स का जो प्लाज्म है वो सोमेटोप्लाज्म है, सिवाय रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के। प्लांट के केस में भी ऐसा होगा, जितने भी प्लांट के पार्ट हैं, चाहे फिर वो रूट हो, चाहे फिर वो स्टेम हो, चाहे फिर वो लीफ हो, सबका सब साइटोप्लाज्म सोमेटोप्लाज्म है। लेकिन फ्लावर का जो साइटोप्लाज्म होगा वो क्या होगा, जर्म प्लाज्म होगा। यहाँ पर अब आपको बात सोमेटोप्लाज्म जर्म प्लाज्म समझ में आ रही है बात। प्रोटोप्लाज्म कितने तरीके का होगा, प्रोटोप्लाज्म कितने तरीके का होगा, दो, एक होगा सोमेटोप्लाज्म, एक जर्म प्लाज्म। सोमेटोप्लाज्म कौन सा होगा, जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को छोड़ के पूरे सेल्स में मौजूद हो, और जर्म प्लाज्म जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में मौजूद हो। प्लांट के केस में रूट स्टेम लीफ कौन से पार्ट है, सोमेटिक पार्ट है या रिप्रोडक्टिव पार्ट है, सोमेटिक। तो उनका जो साइटोप्लाज्म होगा वो कौन सा होगा, सोमेटोप्लाज्म। ठीक है, यहाँ पर जो हमने सेल लिया ये सोमेटिक पार्ट से लिया है, इस वजह से जब इस सेल से पूरे का पूरा प्लांट ग्रो करेगा ना उसे हम सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, सिलेक्शन की, एक्सप्लांट की, उसके बाद उसमें से कैलस डेवलप किया, माइक्रो प्रोपगेशन की। माइक्रो प्रोपगेशन का मतलब, वेरी गुड, माइक्रोस्कोपी लेवल पर में उसे फैला दिया, और लास्ट में सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। इसके बाद हम आगे भी करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए हमारे पास नहीं था, अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन अल्लाह।